नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम क्लास 10 साइंस के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, कैसे होती है और इन्हें रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखा जाता है। यह चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग और डिफिनेशन सब कुछ आता है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को आसानी से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। कह रहे हैं वह परिवर्तन जिसमें मोल पदार्थ अपनी पहचान खोकर विभिन्न गुणों युक्त नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगर हम रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण के बारे में बात करें, तो रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण निम्नवत हैं, जैसे भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पाचन और श्वसन, किण्वन। ठीक, और अब हम जानते हैं रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। रासायनिक अपक्रिया में कहा जाता है कि जब एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। अब रासायनिक अपक्रिया में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अभिकारक क्या होते हैं। तो देखो दोस्तों, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम Fe2O3 और प्लस 2Al ले लेते हैं, तो यह हमारा बन जाता है Al2O3 प्लस 2Fe। तो देखिए, जो एरो के पहले जितना भी होता है ये सब के सब अभिकारक होते हैं। अब हम लोग अभिकारक के बाद में उत्पाद के बारे में समझते हैं। किसी भी रासायनिक अपक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे Fe2O3 प्लस 2Al है, तो इसमें इस साइड वाला तो अभिकारक हो जाएगा, इसके बाद जो रासायनिक अपक्रिया के बाद बनेगा वो बनेगा Al2O3 प्लस 2Fe और इस साइड वाला पूरा का पूरा उत्पाद हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो रासायनिक समीकरण के लिए रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से निरूपित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए, रासायनिक समीकरण में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस केवल इतना है कि जितना भी हम अभिकारक लिखते हैं और जितना उत्पाद लिखते हैं, बस उनकी अवस्थाओं के आधार पर उनको हम लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन गैस है, तो गैस के लिए हम सिंबल जी का यूज करेंगे। और यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी गैस है, तो इसके लिए हम सिंबल जी का यूज करेंगे। और यहाँ पर जो बनती है अमोनिया बनती है, अमोनिया में जो है सिंबल जी का यूज करते हैं। देखिए, वहाँ पर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए ठोस होगा तो ठोस के लिए हम यस लिखेंगे। से सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई सॉलिड है, तो सॉलिड के लिए हम लोग एस लिखेंगे। अगर कोई चीज लिक्विड है तो लिक्विड के लिए हम लोग एल लिखेंगे। और मान लीजिए कोई एक्वस सॉल्यूशन है, तो उसके लिए हम लोग जो है ए क्यू लिखेंगे। ठीक, इस तरह जो है हम लोग यूज करेंगे। और अगर कोई चीज गैस है तो उसके लिए हम जो है जी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग एलिमेंट को लिखते हैं और एलिमेंट लिखने के बाद में उसका जो भी मान लीजिए अवस्था है, तो उसके लिए हम उस सिंबल का यूज करते चले जाएंगे, बस हमारा रासायनिक समीकरण हो जाएगा। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें रासायनिक समीकरण के बारे में, तो अभिकारकों और उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से निरूपित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण की। देखिए, जो रासायनिक समीकरण होता है दो तरीके से होता है। एक असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है और एक संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। अगर हम बात करें असंतुलित रासायनिक समीकरण की, तो वह समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों का मतलब एक या एक से अधिक हो कि परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों पक्षों में बराबर नहीं होती है, वह असंतुलित समीकरण कहलाता है। और अगर हम बात करें संतुलित समीकरण के बारे में, तो वह समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है।